हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइना बाइफिडा के बारे में। ठीक है, जो बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। चलिए देखते हैं। तो स्पाइना बाइफिडा में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जो स्पाइना बाइफिडा है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है ओपन स्पाइन। ठीक है, ओपन स्पाइन या स्प्लिट स्पाइन, यानी कि स्पाइन जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा या वो या तो ओपन है या तो वो स्प्लिट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जो स्पाइना बाइफिडा है वो एक लैटिन टर्म से लिया गया है जिसकी मीनिंग होती है ओपन स्पाइन या तो स्प्लिट स्पाइन। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्पाइना बाइफिडा जो होता है वो रेफर करता है हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, जो कि कैरेक्टराइज होता है बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब होती है वही फॉर्मेशन करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो जो इसका इनकम्प्लीट इनक्लोजर होता है वर्टेब्री का या न्यूरल ट्यूब का जो इनकम्प्लीट क्लोजर होता है उसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का नाम देते हैं, यानी कि स्पाइना बाइफिडा को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के थ्रू भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। स्पाइना बाइफिडा रेफर टू अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब या वर्टेब्री, यानी कि न्यूरल ट्यूब और वर्टेब्री की जो इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा का नाम दे देते हैं हम। अब रेट्स कितने होते हैं, यानी कि चांसेस कितने होते हैं होने के। तो क्या होता है कि 1000 में 1.5%, यानी कि 1 से 1.5 बच्चों को होने के चांसेस होते हैं पर 1000 लाइव बर्थ में। चलिए अब कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो स्पाइना बाइफिडा के कॉज क्या हैं। तो सबसे पहला कॉज आता है मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉज हैं जो कि मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होके कॉज कर रहे हैं बर्थ डिफेक्ट को। और इसमें जो सेकेंड चाइल्ड होगा यानी कि सेकेंड सिबलिंग जो होगा उसके चांसेस मतलब ज़्यादा हायर साइड पे रहेंगे, यानी कि उसमें स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस 5% रहेंगे पर 1000 लाइव बर्थ में। ठीक है, फिर सेकेंड कॉज आता है हमारा मटेरिनल फैक्टर, यानी कि मदर के अंदर कोई डिफिशियंसी या डिजीज़ है उसकी वजह से ये चीज़ चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जिंक या फोलेट की डिफिशियंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जिंक या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है मदर के अंदर, या फिर उनका एक्सपोजर है अल्कोहल की तरफ, यानी कि अल्कोहल वो कंज्यूम करते हैं, या फिर रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ है उनका, या तो उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है जिससे कि इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनको, या तो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ड्रग्स कंज्यूम की हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं और ये लीड कर सकती हैं स्पाइना बाइफिडा को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी को फिजियोलॉजी की। तो क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो भी हमारे कॉजेज़ हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, वेंट्रल इंडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जो न्यूरेशन होता है न्यूरल ट्यूब का क्लोज़र होता है उसमें एक स्टेप होता है, यानी कि न्यूरल इंडक्शन का एक स्टेप होता है जो कि 4th वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड में आकर होता है। तो ये हुआ है कि न्यूरल इंडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि न्यूरल ट्यूब का जो वेंट्रल इंडक्शन होता है वो फेल कर गया है, वो हुआ ही नहीं है, उसकी प्रोसेस हुई ही नहीं है, जिससे क्या होगा कि इनकम्प्लीट क्लोज़र होगा न्यूरल ट्यूब का और वर्टिब्री का। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो न्यूरल ट्यूब और वर्टिब्री का इनकम्प्लीट क्लोज़र हुआ है, और ये क्या कॉज करेगा, ओपन स्पाइन को कॉज करेगा या स्प्लिट स्पाइन को कॉज करेगा, अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा, ये स्पाइना बाइफिडा को। अब बात कर लेते हैं स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो पहला टाइप्स होता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है इसमें ये अकर होता है L5 एंड S1 के बीच में। ठीक है, यानी कि लंबर वर्टेब्री जो हमारी होती है उस लंबर 5 से लेकर ये सेक्रल 1 तक, यानी कि सेक्रम वर्टेब्री और लंबर 5 के बीच में होता है ये। तो इसमें क्या होता है, ये जो वर्टेब्रा होती है ये फ्यूज़ नहीं होती है कम्प्लीटली। ठीक है, यानी कि फेल कर जाती है वर्टेब्रा कम्प्लीटली फ्यूज़ होने से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा स्पाइना बाइफिडा अकल्टा हो जाता है। फिर उसके बाद से इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के केस में मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड जो होंगे हमारे वो नॉर्मल रहेंगे। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे कोई प्रोट्रूजन या सैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये स्पाइनल प्रोसेस दिख रही है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ये वर्टेब्रल बॉडी, और इनका क्या हुआ है, इनकम्प्लीट क्लोज़र हुआ है या फिर सही से ये फ्यूज़ नहीं होंगे इसमें वर्टेब्री। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, L5 से S1 के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप की।
अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप की, यानी कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के बारे में। तो इसमें भी क्या होता है कि इनकम्प्लीट क्लोजर होता है न्यूरल ट्यूब का और वर्टेब्री का। वर्टेब्री और न्यूरल ट्यूब का यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक सेक लाइक प्रोट्रूजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सेक लाइक, अभी मैं डायग्राम से क्लियर करूँगी आपको कि सेक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है लंबर और सेक्रल एरिया में। वहाँ भी L5 से S1 को अफेक्ट कर रहा था, यहाँ भी क्या होगा, लंबर और सेक्रल एरिया में ही एक सेक लाइक प्रोट्रूजन हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है वर्टेब्री और न्यूरल ट्यूब का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेक लाइक प्रोट्रूजन होगा वो नर्वस इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, यानी कि वहाँ पे नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड और तो आपका मेनिंजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो टाइप्स में। पहला क्या है, मेनिंजोसील। तो यहाँ पे क्या है, सेक लाइक प्रोट्रूजन होगा कंटेनिंग CSF एंड मेनिंजेस, यानी कि जो सेक लाइक प्रोट्रूजन होगा उसमें CSF भी होगा आपका और मेनिंजेस भी इन्वॉल्व होंगी, जबकि हमारे ये अकल्टा में ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा था। फिर ये देखिए मेनिंजो माइलोसील। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्ट सीवियर टाइप का है। ठीक है, इसमें जो प्रोट्रूजन या सेक बनेगा उसमें हमारा क्या होगा, उस सिस्ट में, यानी कि जो प्रोट्रूजन या सेक लाइक सिस्ट बनेगा वो क्या क्या कंटेन करेगा, मेनिंजेस भी कंटेन करेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, इसमें नर्व रूट होगा और पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जो होता है ये मोस्ट सीवियर टाइप का स्पाइना बाइफिडा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नर्व इन्वॉल्व होंगे, तो ये क्या होगा, हमारे सेंसरी या मोटर जो फंक्शन होते हैं इनको भी अफेक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं। तो इसको क्या कहा जाता है कि ये मोस्ट सीवियर टाइप का स्पाइना बाइफिडा होता है। कौन सा, हमारा मेनिंजो माइलोसील वाला। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम को देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। ठीक, डायग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो दिख रहा है वो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है। इसमें कोई सच प्रोट्रूजन नहीं दिख रहा है हमें, यानी कि सेक लाइक कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है उसमें मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है। फिर हमने देखा था स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, उसमें दो टाइप देखे थे हमने, मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील। तो मेनिंजोसील में क्या हो रहा है आपका, देखिए ये सेक लाइक प्रोट्रूजन तो बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या मोस्टली इन्वॉल्व होगा, एक तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और दूसरा मेनिंजेस, यानी कि नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो ये भी मतलब सीवियरिटी नहीं कॉज करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके भी नहीं दिखेंगे। लेकिन सबसे डेंजरस और सीवियर टाइप होता है हमारा माइलो मेनिंजोसील, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं आप कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो प्रोट्रूजन सेक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में आपके, ये क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी इन्वॉल्व कर रहा है, मेनिंजेस भी इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, और न्यूरल टिश्यू भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि CS सीवियरली डैमेज करेगा हमारे मोटर या कॉग्निटिव फंक्शन को, यानी कि जो भी नर्व रूट को ये डैमेज कर रहा होगा, यानी कि जो भी नर्व रूट इन्वॉल्व हो रहे होंगे उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे हार्म होंगे, या फिर उनको उनके अंदर थोड़ी डेफिशिएंसी या डेफिसिट आएगी, या फिर वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि स्पाइना बाइफिडा में क्या क्या लक्षण या फिर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। तो जो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है वो हो सकता है कि असिम्टोमेटिक हो, यानी कि वहाँ पे तो कोई हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे मेनिंजेस तो नॉर्मल हो रहे थे, कोई एज सच हमें लक्षण ना दिखें। लेकिन अगर लक्षण दिखेंगे भी तो कैसे दिखेंगे, एक डिम्पल बन सकता है, यानी कि जो आपका लंबर और सेक्रल एरिया है वहाँ पे एक छोटा सा डिम्पल देखने के लिए मिल सकता है, या तो टफ हेयर देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आपको पोर्ट वेनस साइन यानी कि पोर्ट वाइन नेवस देखने के लिए मिल सकता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक ब्लैक कलर का बर्थ मार्क देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, या तो ये असिम्टोमेटिक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये हो सकता है कि कोई लक्षण ना दिखें इसके। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मेनिंजोमाइलोसील है, ठीक है, जो मोस्ट सीवियर टाइप का है, तो इसमें बहुत सारी, जैसे कि फ्लैसिड पैरालिसिस दिख सकती है हमको, पैरालिसिस दिख सकती है, सेंसरी या न्यूरल डेफिसिट भी देखने के लिए मिल सकता है हमें। फिर ये क्या है, यूरिनरी एंड फीकल इनकंटिनेंस भी देखने के लिए मिल सकता है, फेशियल वीकनेस देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, स्वेलिंग डिफ़िकल्टी और रिस्क ऑफ लेटेक्स एलर्जी, प्लस आपके जो रेंज ऑफ मोशन होते हैं उसमें भी हमें डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिल सकती है इन केस ऑफ मेनिंजोमाइलोसील। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस की। तो यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे कराना है हमारा, तो प्रीनेटल यानी कि फीटस मतलब बर्थ के पहले ही हमें क्या करवाना है, फीटस का डायग्नोसिस कराना है, जिसमें क्या होगा, हमें डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन लेवल हमको चेक कराना है मटेरियल ब्लड में।
कब? 14 टू 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जेस्टेशन के 14 टू 16 वीक में हमें मटेरियल ब्लड में यानी कि प्री नेटल डायग्नोसिस करने के लिए अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करवाना है। और जब स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन होती है तो जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल होता है वो एलिवेटेड रहता है, ठीक है। बाकी हम क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं हेड का, मेनिंजोसील का और एब्डोमेन का। फिर चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, स्पाइन का एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन और माइलोग्राफी, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। इसमें मोस्टली हम ट्रीटमेंट में सर्जिकल इंटरवेंशन को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या डन किया जाता है? प्री नेटल रिपेयर ऑफ मेनिंजोमाइलोसील, यानी कि मेनिंजोमाइलोसील का हम क्या करेंगे? प्री नेटल बर्थ से पहले ही रिपेयर कर देंगे। एक सर्जिकल प्रोसेस होती है। अगर ओपन सिस्ट है, ठीक है, जिसमें से कि ड्रेनेज हो रहा है CSF का, तो उसकी रिपेयरमेंट हम करा देते हैं 24 घंटे के अंदर, ठीक है। उसकी रिपेयरमेंट सर्जरी के थ्रू होती है विदिन 24 आवर्स। फिर क्लोज सेक अगर है तो वो ऑपरेट करके हम निकाल देंगे। जैसे कि आपने देखा सेक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, तो वहाँ पे अगर क्लोज सेक है तो हम वो ऑपरेटेड कर देंगे हम 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। फिर सर्जरी नहीं करी जाएगी किस केस में? अगर सीवियर पैराप्लेजिया है, ग्रॉस हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है। हाइड्रोसेफेलस हम पहले पढ़ चुके हैं। विद एसोसिएटेड ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनोमली, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो हम क्या करेंगे? हम उस केस में सर्जरी को प्रेफर नहीं करते हैं। हम क्या तब यूज़ करेंगे? अगर हाइड्रोसेफेलस प्रेजेंट है तो VP शंट, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वेंट्रो पेरिटोनियल शंट हम शंटिंग करेंगे, जिसके थ्रू हम हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करेंगे, फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, फिर हम जाके कोई स्पाइना बाइफिडा की सर्जरी जो भी फिजिशियन प्रेफर करते हैं उसको हम कराएंगे, ठीक है।